वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं और मुकदमेबाजी होती है, उन मुकदमेबाजी में 498A यानी डाउरी और हरेसमेंट का भी केस कर दिया जाता है महिला और उसके मायके वालों के द्वारा। तो इस तरीके के मामलों में एक ऐसा एलिगेशन है जो नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। वह एलिगेशन ये है कि पति और पति के घर वालों के द्वारा किसी ना किसी ओकेजन पर, किसी भी तीज त्योहार पर यह कहा जाता है कि अपने मायके से रुपए पैसे लेकर के आए और ज्वेलरी लेकर के आए। इस तरीके के एलिगेशंस भी एफआईआर में देखने को मिलते हैं। यहां पे एक लीगल इशू ये है कि अगर सिर्फ यह आरोप है कि मायके से आए दिन पैसे मांगे जाते हैं किसी ना किसी बहाने से, किसी भी ओकेजन पर, लेकिन किसी भी तरीके की क्रूअलिटी का एलिगेशन नहीं है, क्रूरता का आरोप नहीं है, तो क्या बिना क्रूरता के पत्नी के घर वालों से यानी मायके वालों से किसी भी तरीके की अधिक संपत्ति की मांग करना, क्या 498A इंडियन पेनल कोड की जो धारा है, आपको पता है कि आईपीसी की जगह बीएनएस आ गई है, तो बीएनएस की धारा है 85। तो क्या 498A और 85 बीएनएस के तहत क्या यह अपराध माना जाएगा? आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस मामले में जो लॉ है वो क्या है, और एक जजमेंट है मुंबई हाई कोर्ट का, उस जजमेंट के बारे में बातचीत करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर से, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर भी यदि आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दे। मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती है, आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। साथ ही जो मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट ये थे कि एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझे काली और मोटी कहा जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, ताने दिए जाते हैं और किसी ना किसी ओकेजन पर रुपए पैसे की मांग की जाती है, अधिक संपत्ति लाने को कहा जाता है। यह आरोप लगाते हुए 498A, 354, 377, 406 और दफा 34 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। आपको मैं बता दूं कि 354 और 377 भी लगी थी, यानी छेड़छाड़ और अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया गया था। एफआईआर का विवेचना होती है, विवेचना के बाद चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा, जो परिवार के और सदस्य थे, मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की जाती है और पूरे क्रिमिनल केस की कार्यवाही को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। तो अब देख लेते हैं साथियों कि मुंबई हाईकोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है, फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, जो मामला मुंबई हाईकोर्ट गया था, क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 3540/2019, कमलेश लोहिया आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य आदि, और 23/8/2019 का जजमेंट है ये। इस मामले में यह कहा जाता है जितने भी आरोपी लोग थे कि गलत इरादे से झूठा फंसाने की कोशिश की गई है। हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, पति के साथ नहीं रहते। जो बाकी लोग थे पति के परिवार वाले, उनके द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है। कभी कभार किसी ओकेजन में हम पहुंच जाते हैं और इस तरीके से यह कहा जाता है कि कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, क्रूरलिटी का कोई एविडेंस नहीं है। अब मुंबई हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा 498A का जो कानून है उसको देखा जाता है दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, और यह कहा जाता है कि 498A के दायरे में मामले को लाने के लिए विवाहित महिला के साथ क्रूरता की गई हो, यह जरूरी है, और ऐसी क्रूरता की गई हो जिससे कि या तो वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो, या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंची हो, या गंभीर खतरा कारित किया गया हो, संपत्ति की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती की गई हो, किसी भी उत्पीड़न के बिना केवल अत्यधिक धन संपत्ति की मांग करना 498A के दायरे में नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात की गई, हाँ दोस्तों, कि बिना क्रूअलिटी के सिर्फ डिमांड करना 498A के दायरे में नहीं आता है। आगे कहा जाता है हाईकोर्ट के द्वारा कि जहां तक यह आरोप है कि उसे मोटी कहा जाता है, काली कहा जाता है, बांझ कहकर
अपमानित किया जाता है वह स्वभाव से सर्वग्राही है। इस बिंदु पर यह तथ्य कि याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता और प्रश्ना से अलग अलग निवास करते हैं महत्वपूर्ण महत्व है। उक्त कारक प्रथम दृष्टया व्यक्ति, समय और स्थान के विशिष्ट संदर्भ की अनुपस्थिति में समान आरोप हैं। इन सभी आरोपों को हाईकोर्ट समान आरोप पाता है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं पाता है। फाइनली हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस मामले में वाइफ के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए उनमें क्रूअलिटी नहीं है। क्रूअलिटी का कोई ना तो कथन किया गया है ना कोई एविडेंस है। लिहाजा हाई कोर्ट, ये जो मामला चल रहा था, चार्जशीट गई थी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ, उस चार्जशीट को क्वैश करने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा पारित कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इन परिस्थितियों में अभियोजन की कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ताओं को ट्रायल से गुजरने के लिए मजबूर करने से उनके साथ गंभीर अन्याय होगा। लिहाजा पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है, चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाता है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।